Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. Welcome to Aditya Classes. So, in the Rapid Prep series JEE Need Essentials, आज हम करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट एक शॉट में पूरा क्लियर। अब आप चाहे जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे नीट की, चाहे सीयूईटी की या फिर क्लास 12 बोर्ड की, ये वीडियो आपके लिए इनफ है। इससे आगे आपको कहीं कुछ नहीं देखना पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स जस्ट गेट इट। तो देखिए जी, जितनी भी इलेक्ट्रिकल पावर हम यूज़ करते हैं, जो हमारे घरों में सप्लाई आता है, वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। अल्टरनेटिंग करंट वो होता है जो कि लगातार अपने फेज में चेंज करता रहता है, पहले पॉजिटिव या देन नेगेटिव या। इंडिया में जो अल्टरनेटिव करंट सप्लाई होता है वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज़ पे सप्लाई होता है। 50 हर्ट्ज़ का मतलब वो 1 सेकेंड में 50 बार अपनी जो पोलैरिटी है उसको चेंज करता है, प्लस माइनस होता है 50 बार। अब जो अल्टरनेटिव करंट होता है वो वाला करंट है जो सप्लाई में काम आता है, और दूसरा करंट होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट ऐसा होता है, एक बार मैक्सिमम पे जाता है, देन कंटिन्यूसली वो मैक्सिमम करंट सप्लाई करता है। तो डायरेक्ट करंट को स्टोर किया जा सकता है, अल्टरनेटिव करंट को स्टोर नहीं किया जा सकता। बट डायरेक्ट करंट के सप्लाई में बहुत दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। इस वजह से अल्टरनेटिव करंट को हम इस्तेमाल करते हैं इन ऑल द कमर्शियल यूजेस। ऑलराइट, आगे मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड यूज्ड इन द वर्ल्ड इज इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव करंट। जो मैंने कहा, क्योंकि easily and efficiently converted from one value to other by ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर हम लास्ट में पढ़ेंगे, उसमें यही आता है कि हम 20 वोल्ट की एक अल्टरनेटिव करंट को 220 वोल्ट का अल्टरनेटिव करंट बना सकते हैं। करंट और वोल्टेज में हम चेंज कर सकते हैं लगातार। एंड अल्टरनेटिव करंट एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इकोनॉमिक विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। डीसी के अंदर काफ़ी एनर्जी लॉस होता है, बट एसी के अंदर एनर्जी लॉस बहुत कम है। अगला टॉपिक है ट्रांजिएंट करंट। ट्रांजिएंट करंट वो वाला करंट जो बहुत छोटी वैल्यू में वेरी करता है और बहुत छोटे टाइम के लिए वेरी करता है। मतलब ये मैं एसी कहूँ अपना, तो ये वाला वेरिएशन हुआ वो फॉर ए फाइनाइट टाइम, स्मॉल वैल्यू ऑफ टाइम, जब जीरो से ग्रो कर रहा है और बहुत छोटे टाइम के लिए वेरी कर रहा है, ये वाला करंट इज ट्रांजिएंट करंट। नेक्स्ट चीज इज ग्रोथ ऑफ करंट इन इंडक्टर, और इसके अगला आएगा ग्रोथ ऑफ चार्ज इन कैपेसिटर। दोनों लगभग सेम चीज। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला याद है, आई इज टू आई नॉट। आई नॉट मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ यहाँ पर टाइम कॉन्स्टेंट। टाइम कॉन्स्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ करंट इन एन इंडक्टर इज द टाइम जब जो करंट है वो मैक्सिमम करंट की, ये वाला करंट इज आई नॉट। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाले करंट की वैल्यू है आई नॉट। आई नॉट मतलब मैक्सिमम। तो जब करंट मैक्सिमम वैल्यू का 63% पहुंच जाए तो उस टाइम को टाइम कांस्टेंट कहा जाता है। और डीके के लिए ये करंट इसका उल्टा हो जाता है। जब करंट मैक्सिमम करंट का 37% हो जाए, और एग्जैक्ट देखो तो दिस इज 63.2 एंड दिस इज 36.8। तो जब मैक्सिमम करंट का 37% हो जाए करंट, वो वाला टाइम डीके के टाइम पर टाइम कांस्टेंट होता है। तो जब ग्रोथ हो रही है तो आई इज गोज टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर टी माइनस टाउ, एंड डी के लिए 1 हटा देते हैं यहाँ से, ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। अब अगर मेरे को ग्रोथ में क्या देखना है कि मैक्सिमम कब पहुँचेगा, और डी के में देखना है जब जीरो कब आएगा। तो मैक्सिमम कब होगा, जब आई इज गोज टू आई नॉट हो, मतलब ये वाला पूरा टर्म जीरो हो जाना चाहिए। और डी के में क्या चाहिए, जो करंट है वो जीरो हो जाना चाहिए आगे, इस वाले पूरे टर्म को हमें करना है जीरो। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, ई माइनस टी बाई टाउ को जीरो में इक्वेट करें। तो ई जीरो कब होता है, जब ऊपर वाली टर्म इन्फिनिटी होती है। हेंस टी इन्फिनिटी होगा तब ये आंसर जीरो आएगा। हेंस एक इंडक्टर के अंदर करंट मैक्सिमम वैल्यू पे इन्फिनाइट टाइम पे पहुंचता है, मतलब कभी नहीं पहुंचता है। जीरो करंट भी इन्फिनाइट टाइम पे आता है, मतलब कभी नहीं आता। एक इंडक्टर के अंदर मैक्सिमम करंट भी कभी नहीं पहुंचता और जीरो करंट भी कभी नहीं होता, वो बीच में रहता है। ग्रो करते टाइम मैक्सिमम भी नहीं आएगा और डीके करते टाइम जीरो भी नहीं जाएगा। और टाइम कांस्टेंट भी नहीं है। डीके के टाइम जब ग्रोथ हो रही है उस टाइम पर 63% पे जब पहुंचेगा तब, एंड डीके के टाइम पर 37% पे पहुंचेगा तब, वो वाला टाइम इज टाइम कांस्टेंट। सेम टू सेम फॉर्मूला हम ग्रोथ ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटी में लगा सकते हैं। सेम फॉर्मूला, बस आई की जगह क्यू लगा दिया दोनों केसेस में। और टाइम कांस्टेंट भी सेम डेफिनेशन है, जब मैक्सिमम चार्ज का 63% पहुंच जाए चार्ज, वो वाला ग्रोथ के टाइम पर, वो टाइम कांस्टेंट। और डीके के टाइम पर जब मैक्सिमम चार्ज का 37% पहुंच जाए, वो वाला टाइम कांस्टेंट। अगेन अगर मेरे को ये इसको मैक्सिमम करना है तो इसको जीरो करना है, और इसको जीरो करना है तो ये ई वाली टर्म जीरो होनी चाहिए।
तो उसके लिए वही वाली चीज़ करी एंड हेंस इन्फिनिटी। हेंस इन्फाइनाइट टाइम पे ही चार्ज मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है, इन्फाइनाइट टाइम पे ही कंप्लीटली डिस्चार्ज होता है एक कैपेसिटर। अगली चीज़ इज मीन एंड एवरेज वैल्यू। मीन वैल्यू मतलब एक जो एवरेज लेते हैं हम किसी भी चीज़ का। मीन अगर मेरे को 10 चीज़ है तो 10 को प्लस किया एंड 10 से डिवाइड कर दिया, वो एवरेज होता है। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट का मतलब वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच विल सप्लाई द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एक हाफ साइकिल में, क्योंकि दोनों देखो तो प्लस और माइनस तो जीरो हो जाएगा। एक हाफ साइकिल के अंदर वो वैल्यू ऑफ करंट जो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई करे। स्टेडी करंट का मतलब अगर मैं एक एसी सप्लाई कर लूँ, ये एक एसी है, यहाँ पर मैंने एक डीसी सप्लाई करी ये वाली, अगर ये डीसी इतना ही चार्ज दे जितना ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में दिया गया है, तो ये आएगी वैल्यू स्टेडी करंट की। ये वाली वैल्यू आएगी स्टेडी करंट की, वही 63.7%, वो 63.7, वो ये वाली वैल्यू इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट एवरेज वैल्यू का मतलब जितना मैं डीसी सप्लाई करूँ, मतलब जितना स्टेडी करंट में सप्लाई करूँ सेम चार्ज के लिए, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज कितने स्टेडी करंट से मेरे को मिलेगा, वो एवरेज वैल्यू होती है। आगे अगर आप देखो अगली वैल्यू आती है आरएमएस। आरएमएस इज रूट मीन स्क्वायर। आरएमएस इज रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर का मतलब आपको जो भी वैल्यू सी वन सबसे पहले आप उसका स्क्वायर करते हो, देन मीन निकाल देना, स्क्वायर रूट निकालते हो। तो आरएमएस वैल्यू का मतलब वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच विल सप्लाई द सेम अमाउंट ऑफ हीट, मतलब एनर्जी जो सेम अमाउंट प्रोवाइड कर रहा है वो आरएमएस। आरएमएस इज इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। अगर हमारे घर में 220 वोल्ट एसी आ रहा है, इसका मतलब जो 220 वोल्ट एसी है वो आरएमएस वैल्यू है एसी की। 220 वोल्ट आरएमएस वैल्यू आती है एसी की, वो इफेक्टिव वैल्यू होती है जो हम मेजर करते हैं हमेशा। अगर आप एसी एमीटर लगाओ तो एसी एमीटर भी हमेशा आरएमएस वैल्यूज़ को ही मेजर करता है हमेशा ही। तो आरएमएस वैल्यू इज द इफेक्टिव वैल्यू जो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करती है। आरएमएस निकलता है √2 से डिवाइड कर लीजिए, 0.707 टाइम्स आई नॉट चाहे बी नॉट। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एलसीआर सर्किट। एलसीआर मतलब हमने इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर को सीरीज़ में लगाया हुआ यहाँ पर। अब अगर आप यही वाला सर्किट देखो तो इसमें क्या है, हमारे पास तीन चीज़ जुड़ी है, एल, आर एंड सी। मैंने V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी एक अल्टरनेटिव करंट सप्लाई किया है, और I मेरे पास इतना है आ रहा है। अल्टरनेटिव अब AC है और वो वेरी करता है लगातार, तो हम इसको हमेशा साइन और कॉस की टर्म्स में लिखते हैं। अल्टरनेटिव करंट या तो आपको इस फॉर्म में मिलेगा, दिस इज साइन कर्व, या तो आपको इस फॉर्म में मिलेगा, दिस इज कॉस का करंट। तो या तो साइन ओमेगा टी है या कॉस ओमेगा टी ही हमेशा आपको AC क्वेश्चन में हमेशा इसी फॉर्म में मिलेगा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पर मेरे पास इतना करंट सप्लाई हो रहा है और इतनी वोल्टेज दे रखी है, मैंने सप्लाई करी है LRC कॉम्बिनेशन के अंदर। तो अगर मैं पहले की बात करूँ IR, इसमें करंट कितना सप्लाई किया मैंने, I इज गोज टू I नॉट साइन ओमेगा टी। V गया था मेरा, V इज गोज टू V नॉट साइन ओमेगा टी। I गया, तो अब इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी हो गई, V अक्रॉस इंडक्टर इज I नॉट R साइन ओमेगा टी। तो V R आ गया, I नॉट R साइन ओमेगा टी। तो मतलब V के लिए साइन ओमेगा टी है और इधर भी साइन ओमेगा टी है, मतलब रेजिस्टर के अक्रॉस फेज डिफरेंस नहीं आता। जिस फेज में मैंने वोल्टेज सप्लाई करी है उसी फेज में रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज रहेगी। इंडक्टर के अक्रॉस है L di/dt, ये हमने EMI में करा था, E इज गोज टू L di/dt होता है अक्रॉस एन इंडक्टर। तो ये बन जाएगा L dy/dt ऑफ I नॉट साइन ओमेगा टी। साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, तो ये बन गया L और साइन का हो गया कॉस ओमेगा टी, एंड I नॉट कॉन्स्टेंट बाहर और साइन ओमेगा टी का आता है ओमेगा, ये बन गया I नॉट ओमेगा L कॉस ओमेगा टी। दिस इज V अक्रॉस इंडक्टर। अब V अक्रॉस इंडक्टर में आप देखो तो I और V में क्या फ़र्क आया कि V जो था अक्रॉस रेजिस्टर वो था साइन के टर्म्स में, और जो इंडक्टर के अक्रॉस आया वो आया कॉस के टर्म्स में। साइन और कॉस का मैंने आपको कर्व बताया, साइन यहाँ से होता है चालू और कॉस यहाँ से होता है। कॉस पहले से ही वन, ये 90 डिग्री पे आके 1 होता है और कॉस 0 पर ही 1 पर है। हैंस कॉस π/2 आगे है, तो इंडक्टर के अंदर V लीड्स I बाय 90 डिग्री। कूल, चल इसको थोड़ा कर देते हैं छोटा।
अगर टॉपिक में छोटा हो गया तो छोड़। चलिए जी, आगे अगर मैं देखूँ तो आगे आता है कैपेसिटी। अब कैपेसिटी के अक्रॉस आया बी अक्रॉस सी इज क्यू बाई सी। क्यू होता है कैपेसिटर का क्यू 1/c एंड क्यू इज इंटीग्रल ऑफ आई डी टी। आई इज गोज टू डी टी बाई डी टी, तो क्यू इज गोज टू इंटीग्रल ऑफ आई डी टी, तो 1/c इंटीग्रल ऑफ करंट कितना आया था आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ये बन गया आपका 1/c। आई नॉट अगेन कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी की वजह से ओमेगा आ जाएगा डिवाइड। ये बन गया माइनस आई नॉट बाई ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी वी अक्रॉस सी। अब इसमें देखो आप, तो इसमें भी कॉस आ रहा है लेकिन माइनस का कॉस आने का मतलब कि v पीछे चला गया, तो I लीड्स v बाय 90 डिग्री। ठीक है। अब इंडक्टर और इस कैपेसिटी के लिए आप क्या कर सकते हैं, इंडक्टर के लिए आप याद कर सकते हो IPL, और कैपेसिटर के लिए याद कर सकते हो CCL। इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है और कैपेसिटर में करंट लीड करता है। लैग को याद मत रखो, लीड को याद रखो। इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है और कैपेसिटर में करंट लीड करता है। आगे देखिए जी, अब हो क्या रहा है यहाँ पर, इसमें नॉर्मल करंट की इक्वेशन क्या होती है, वी की इक्वेशन वी इज गोज टू आई आर। कॉस ओमेगा टी तो फेज बता रहा है हमें, बट यहाँ पर अगर आप देखो तो इंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस है वो आया ओमेगा एल। इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल, और कैपेसिटर के लिए जो रेजिस्टेंस है वो आया एक्स सी इज गोज टू 1/ओमेगा सी। इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टर जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। अब अगर एक जो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन यहाँ से निकल सकता है वो ये कि अगर मैं मान लो मैं डीसी सप्लाई कर रहा हूँ, डीसी सप्लाई का मतलब जो फ्रीक्वेंसी है मेरी वो ज़ीरो हो गई, क्योंकि डीसी वेरी नहीं करता। तो डीसी अगर मैं एक्सएल को दूँ तो एक्सएल के लिए रेजिस्टेंस हो जाएगी ज़ीरो, मतलब इंडक्टर प्रोवाइड्स ज़ीरो रेजिस्टेंस फॉर डीसी। और यही जो डीसी है मैं कैपेसिटर को दूँ तो कैपेसिटर में 1/0 मतलब इन्फिनिटी। कैपेसिटर अप्लाइज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस फॉर डीसी। ये दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि इंडक्टर, या फिर इसको एल लिखते हैं, तो इंडक्टर अप्लाई ज़ीरो रेजिस्टेंस फॉर डीसी एंड कैपेसिटर अप्लाई इनफाइनाइट रेजिस्टेंस फॉर डीसी। मतलब कि कैपेसिटर ब्लॉक्स डायरेक्ट करंट। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एमसीक्यूज में डायरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला जो ट्रीटमेंट है ना, इसको हम कहते हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट एलसीआर के लिए। अब इसमें एनालिटिकल ट्रीटमेंट को यूज़ करके हम आगे सारे रिजल्ट्स नहीं निकालेंगे, हमें जो मेन करना है वो फेजर ट्रीटमेंट करना है। आपको सिर्फ फॉर्मूला से लेना देना है, तो एनालिटिकल ट्रीटमेंट मत करो। क्लास 12th को कंसीडर करें तो वो ये वाली डेरिवेशन भी कर चुकी है, तो हम सिर्फ फेजर ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये वाली चीज़ मैं आपको बता चुका। अगर मैक्सिमम वोल्टेज आर के अक्रॉस देखो तो थीटा 0 डिग्री था, फेज डिफरेंस 0, वी अलॉन्ग आई। मैक्सिमम वोल्टेज एल के अक्रॉस इंडक्टर लीड करंट वोल्टेज लीड करंट बाय 90 डिग्री, और कैपेसिटर के अक्रॉस कितना है। ये वाली चीज़ है जब मैं एलसीआर को सीरीज़ में देख रहा हूँ। अगर मैं कोई ऐसा सर्किट लगाऊँ जिसमें सिर्फ इंडक्टर है तो उसमें हमेशा वोल्टेज आगे रहेगा। अगर सिर्फ कैपेसिटर है तो हमेशा वोल्टेज पीछे रहेगी करंट से, और सिर्फ रेजिस्टर है तो एक ही फेज़ में रहेंगे। अगर एक कॉम्बिनेशन बन रहा है एल और आर का तो थोड़ा सा आगे होगा, क्योंकि आर फेज़ में रखना चाहता है और एल आगे रखना चाहता है 90 डिग्री, तो थोड़ा सा फेज़ में होगा। कैपेसिटर थोड़ा सा वोल्टेज आगे होगी, कैपेसिटर और रेजिस्टर का होगा तो थोड़ा सा करंट आगे होगा। और ये वाली चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी इनके कॉम्बिनेशंस के अंदर। तो अब हम करते हैं इसकी फेजर ट्रीटमेंट। फेजर ट्रीटमेंट में हमने क्या करना है, हमने फेजर डायग्राम बनाना है। फेजर डायग्राम इज डायग्राम ऑफ, जहाँ पर हम फेजेस लेते हैं। फेज का मतलब मैंने यहाँ पे ले ली वी आर, यहाँ पे ले लेते हैं हम वी एल, यहाँ पे ले लेते हैं हम वी सी। ठीक, सेम आप वी आर की जगह पर आर ले सकते हो, वी एल की जगह पर एक्स एल ले सकते हो, और वी सी की जगह पर एक्स सी ले सकते हो, एक ही बात पड़ेगी। अगर मैं एक्स एल एक्स सी लेके करूँ, मान लेता हूँ मैं किसी भी पॉइंट पे मेरे पास एक्स एल माइनस एक्स सी की ये वैल्यू आ रही है,
अब ये क्यों लिया किया, क्योंकि V और जो अप्लाइड वोल्टेज है वो सेम फेज में है, तो यहाँ पर 0 डिग्री गया। वोल्टेज लीड कर रहा है आगे, इंडक्टर के केस में तो 90 डिग्री आगे, कैपेसिटर लैग करता था तो 90 डिग्री पीछे गया। अब एक्सएल माइनस एक्सी मैंने किसी भी पॉइंट पे मान लीजिए ये ले लिया, और आर की वैल्यू आ रही है यहाँ पर कुछ। तो अगर मैं इसके लिए एक डायग्राम बनाऊँ रिजल्टेंट निकालने के लिए, तो कुछ ऐसा बनेगा, एंड जो नेट रेजिस्टेंस आएगी वो इधर को आएगी। जो नेट रेजिस्टेंस अप्लाई होती है इन एन एलसीआर सर्किट उसको कहते हैं Z, विच इज़ कॉल्ड इम्पेडेंस, और पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा ये एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर प्लस आर। Z is called impedance, which is effective resistance of an LCR circuit। ठीक है, अब अगर इसी से आप एक्सप्रेशंस निकालें Z के साथ, और Z का जो एंगल बनता है विद रेजिस्टेंस या जो हमारा इनिशियल फेज है वो फाई है, तो यहाँ से एक एक्सप्रेशन बन जाती है V इज इक्वल्स टू I नॉट R I नॉट Z साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये जनरल सी मैंने एक्सप्रेशन लिख दी, भी वोल्टेज आई नॉट मैक्सिमम करंट Z जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस लग रही है वो, एंड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब अगर इस प्लस फाइव में इसकी जो वैल्यू है, प्लस फाइव की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई, मतलब फाइव की वैल्यू पॉजिटिव हुई, तो ये जो सर्किट होगा इसमें क्या कर रहा है, ओमेगा टी प्लस फाइव मतलब आगे है, हैंस दिस सर्किट वुड बी इंडक्टिव डोमिनेंट। और अगर ये प्लस फाइव की वैल्यू मतलब फाइव की वैल्यू नेगेटिव हुई तो ये पीछे चला जाएगा, हैंस दिस वुड बी कैपेसिटिव डोमिनेंट सर्किट। इस तरीके से हम सर्किट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आपको इसमें जाननी है वो है एवरेज पावर। एवरेज पावर एक सर्किट के अंदर आती है P इज इक्वल्स टू वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। ये एवरेज पावर का फॉर्मूला है एक LCR सीरीज LCR सर्किट के। ठीक है, इसमें वी आर एम एस वोल्टेज की RMS वैल्यू, आई आर एम एस करंट की RMS वैल्यू, एंड कॉस फाइव। अभी जो कॉस फाइव टर्म है, इस कॉस फाइव को कहते हैं पावर फैक्टर। कॉस फाइव को पावर फैक्टर कहा जाता है। अगर मैं सर्किट लूँ जो कि है प्योरली इंडक्टिव, तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए जो फेज डिफरेंस है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज फाइव इज 90 डिग्री, एंड कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। हैंस इन दोनों केसेस के लिए जो P की वैल्यू आएगी वो आएगी 0। मतलब कि a purely inductive circuit and purely capacitive circuit do not consume any power। purely inductive purely capacitive दोनों सर्किट के अंदर पावर नहीं आती। एक और चीज़ अगर आप इसमें देखें तो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊँ, मैं यहाँ पर V मानूँ, यहाँ पर I मानूँ, तो इनके बीच का फेज इज फाइव। अगर I फाइव यहाँ पर है तो अगेन कॉस थीटा कंपोनेंट तो इसके साथ ही लगता है, तो I कॉस फाइव यहाँ पर आ गया, एंड इसके 90 डिग्री पे, कॉस के 90 डिग्री पे यहाँ पर आ गया I साइन फाइव। तो ये वाली पूरी टर्म, जो ये वाली पूरी टर्म आ रही है हमारी, ये आई वी कॉस फाइव, ये तो पावर में यूज़ हो रही है, लेकिन आई साइन फाइव पावर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं डाल रही, हैंस इसको कहते हैं वॉटलेस करंट। जो पावर में करंट, जो पावर में बिल्कुल कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये एडवांटेजेस हैं AC की DC के। एडवांटेजेस आर अल्टरनेटिंग करंट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ज़्यादा एनर्जी लॉस नहीं होता। AC वोल्टेज वेरी कर सकते हैं ट्रांसफार्मर, जो मैंने शुरू में बताया था आपको। AC को DC में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू रेक्टिफायर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ AC कैन बी रिड्यूस्ड यूजिंग चॉक कॉइल विदाउट इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ एनर्जी, और AC इज ईजियर एंड चीपर टू जनरेट देन DC। AC जनरेटर एफिशिएंसी हाई होती है उनकी। डिसएडवांटेजेस देखो तो डेंजरस होता है AC, और क्योंकि जो AC होता है उसकी RMS वैल्यू 220 है, एक्चुअल वैल्यू देखो तो 220 से ज़्यादा चली जाएगी, इंटू √2 करोगे तो। AC का शॉक अट्रैक्टिव होता है, DC का रिपल्सिव होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, यहाँ पर हमें DC का इस्तेमाल करना होता है। AC जो होता है हमेशा सरफेस पे कैरी करता है,
अल्टरनेटिंग करंट हमेशा सरफेस पे जाता है। अगर मैं एक वायर इसको मानूँ तो एसी हमेशा ना इसके सरफेस में मूव करेगा, अलॉन्ग द सरफेस जाएगा, अंदर नहीं जाएगा इसके। इस वजह से आप देखो जितनी भी सप्लाई वाली वायर्स होती है ना, वो कोई एक वायर नहीं होती, कई सारी वायर्स का एक गुच्छा होता है। क्योंकि अगर एक वायर बनाओगे तो उसमें तो बीच वाला हिस्सा तो बिल्कुल यूजलेस है, उसमें तो कुछ करंट ही नहीं जा रहा, करंट तो सिर्फ सरफेस के ऊपर जा रहा है। हेंस कई सारी वायर्स का वो गुच्छा होता है जिसके थ्रू करंट सप्लाई होता है। फाइनल चीज़ इस चैप्टर के अंदर इस ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कि एक एसी की वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने का काम होता है। वो कम या ज़्यादा करते हैं जब भी सप्लाई करते हैं। जब भी मेरे को एसी को सप्लाई करना है तो मैं उसकी वोल्टेज को कम कर दूंगा ताकि उसका जो एनर्जी लॉस है वो काफ़ी कम हो जाए। पर एनर्जी कहीं जाती नहीं है, टोटल पावर इज़ V इंटू आई, तो V इंटू आई हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं V को कम कर रहा हूँ तो I बढ़ जाएगा, अगर V को बढ़ा रहा हूँ तो I कम हो जाएगा। तो ये एक मेरे पास ट्रांसफॉर्मर है। जो इनपुट होता है उसको कहते हैं प्राइमरी, जो आउटपुट होता है उसको कहते हैं सेकेंडरी। इनपुट इज़ प्राइमरी एंड आउटपुट इज़ सेकेंडरी। अब इनपुट के अंदर मैंने इतने टर्न्स लगा रखे हैं, आउटपुट में कम टर्न्स हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल इज़ EMF per turn is same for primary coil and secondary coil, and this works on mutual induction का प्रिंसिपल जो हमने EMI के अंदर पढ़ा था। म्यूचुअल इंडक्शन क्या कि अगर इधर EMF चेंज होगा तो वो एक EMF वहाँ पर इंड्यूस कर देगा। यहाँ पर अगर कुछ फ्लक्स का चेंज आया तो वहाँ पर वो फ्लक्स EMF इंड्यूस कर देगा। तो मैंने क्या करा, मैंने करंट सप्लाई करी इस वाले हाफ में, इस वजह से उस वाले हाफ में एक EMF इंड्यूस होगा, वो वाले EMF आगे चला जाएगा जहाँ पे ज़्यादा टर्न्स होंगे। अब ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, IP इंटू EP IS ES हमेशा इक्वल रहेगा क्योंकि V इंटू I हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब जहाँ पे ज़्यादा टर्न्स हैं यहाँ पे कम टर्न्स है। तो ट्रांसफॉर्मर इस वजह से दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को कम करता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बढ़ाता है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। क्यों? क्योंकि EMF पर टर्न तो सेम होगी, तो टोटल EMF यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, वोल्टेज कम हो रही है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है ये। अब इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पर MP16 है। मान लो मैं टोटल वोल्टेज ना 100 वोल्ट सप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर, तो पर टर्न वोल्टेज चली गई आपकी 100/16। यहाँ पर है टोटल 6 टर्न, पर टर्न इतनी थी, इंटू 6 करोगे तो आपका आंसर आएगा 1 इतना। अब काफ़ी कम हो गई वोल्टेज, यही काम होता है ट्रांसफॉर्मर। वो वोल्टेज को या तो इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा, सो दैट हम उसको सप्लाई कर दें या सप्लाई से रिसीव कर सकें, अपने डिज़ायर्ड वैल्यू पे ला सकें। सारी ट्रांसफॉर्मर की चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ट्रांसफॉर्मर के लिए EMF पर टर्न सेम होता है, मतलब d∅dt सेम होता है, तो EP/NP एंड ES/NS आर इक्वल। अगर आप इसको ऐसे लिखो तो ES सेकेंडरी वोल्टेज इज इक्वल्स टू NS उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा NS/AP इंटू EP। NS/MP मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, इसको कहते हैं K, विच इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। हेंस ES इज इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इंटू प्राइमरी की वोल्टेज। इसको अब EP/ES IS/IP के बराबर होगा फ्रॉम दिस फॉर्मूला। अब यहाँ पर K ES/EP के बराबर था, तो IP/IS के भी बराबर हो गया है, K ये वाला, तो ये वाला फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखो तो एफिशिएंसी इज कितनी हमने इनपुट दिया उसके बदले में कितना आउटपुट मिला, तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला। एंड लास्टली ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फॉर ए ट्रांसफॉर्मर। ये काफ़ी कम यूज़ होता है, मेन आपको सिर्फ इससे काम है और एक इससे काम है बस। ट्रांसफॉर्मर के अंदर ये एनर्जी लॉसेस होते हैं, कॉपर आयरन मैग्नेटिक फ्लक्स के लेके हिस्टैरिसीन एंड मैग्नेटिक रिस्ट्रिक्शन। कॉपर लॉस होता है हीट के फॉर्म में, जो कॉपर कॉइल है वो हीट हो जाएगी। आयरन लॉस होता है एडी करंट के इंड्यूस होने की वजह से। लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की जो फ्लक्स है वो यूज़ ना होकर, मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी पे ट्रांसफर ना होकर वो थोड़ा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में लूज हो रहा है। हिस्टैरिसिस लॉस होता है कंटिन्यूस मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से, कि जो मेरा कोर था वो आयरन का है, आयरन का कोर जब फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वो मैग्नेटाइज भी हो रहा है एंड देन अगेन डीमैग्नेटाइज भी हो रहा है। उसकी वजह से जो एनर्जी लॉस होता है वो हिस्टैरिसिस लॉस होता है। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इज द हमिंग साउंड, वो कंटिन्यूस जो एनर्जी साउंड के फॉर्म में लॉस हो रही है वो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन होता है। लास्टली ट्रांसफॉर्मर इन जगह पे यूज़ होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वेल्डिंग के लिए लगाते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ एसी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, इंडक्शन फर्नेस के अंदर, वोल्टेज रेगुलेटर टीवी जो स्टेबलाइजर जिसको हम कहते हैं वो, इन सारी चीज़ों के ऊपर ट्रांसफॉर्मर यूज़ होता है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडिंग, रॉक योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।